क्या आप न्यूज़ में सुनते हैं कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के थ्रू हमारे देश की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक किया, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति क्या होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है और आरबीआई इसका किस तरीके से यूज़ करके हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को ठीक करती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द इकोनॉमी। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक नीति की, तो इसका सिंपल सा मतलब है, हमारे माइंड में एक वर्ड ट्रिगर करता होगा, वो होगा मनी यानी कि मुद्रा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, ये मनी से रिलेटेड ही है, मुद्रा से रिलेटेड ही है। और बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति को कम या ज़्यादा करने की। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। तो मुद्रा पूर्ति का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जितना भी पैसा है एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान या किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि अभी हमारे पास कितना पैसा है उसको हम मनी सप्लाई कह देते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि अभी मेरे जेब में कितना कैश है उसको मैं मनी सप्लाई में काउंट करूंगा, और मेरे बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है उसको भी मैं मनी सप्लाई में यहाँ पर काउंट करूंगा, और आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के पास कितना पैसा है उसको भी हम मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति में जोड़ते हैं। तो इस मुद्रा पूर्ति को हम कम या ज़्यादा करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, यानी मौद्रिक नीति के थ्रू। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरी की पूरी पॉलिसी जो है मनी से रिलेटेड है, मुद्रा से रिलेटेड है। अब जब हमारे देश में महंगाई होती है तो इसका सिंपल सीधा मतलब होता है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए वो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। इस वजह से वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में महंगाई या इन्फ्लेशन स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको महंगाई या इन्फ्लेशन के बारे में जानना हो तो इसकी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर कार्ड्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर जब महंगाई होती है तो हमने समझा लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो आरबीआई क्या करती है, अपनी मनी सप्लाई को, मुद्रा पूर्ति को कम कर देती है। जिससे होता क्या है कि लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो जाता है, और जब लोगों के पास पैसा कम हो जाता है तो वहां पर लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते, और वहाँ पर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति, महंगाई जैसी स्थिति क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। अगर वहीं हम बात करें कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं तो इसका सिंपल सीधा मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है वो बहुत कम है, लोग किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कम से कम पैसा देने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो चीज़ों को कम से कम मात्रा में खरीद रहे हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, मौद्रिक नीति होती है, इसके तहत कौन कौन से उपकरण यानी कि टूल्स को यूज़ करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, जिससे महंगाई और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सस्ती हो जाती हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो सबसे पहला टूल यहाँ पर हमारे पास आता है एसएलआर और सीआरआर। दो टूल्स हैं यहाँ पर। एसएलआर और सीआरआर को मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता है, सपोज दैट मैंने अपने बैंक में 100 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट किए हैं, तो मेरे 100 रुपीज़ में से बैंक ये देखेगा कि मैं कितने पैसे कल निकालने के लिए आ जाऊंगा। तो सपोज दैट बैंक को पता है कि ये व्यक्ति 20 रुपये जो है वो कल निकालने के लिए आ जाएगा, तो मेरे लिए वो एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता कोष जो है वो अपने पास रखेगा, और फिर इस रिजर्व को, इस अनुपात को अपने पास रखकर मेरे लिए रखेगा, और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उनको किसी और को लोन दे सकता है। बट अभी नहीं, अभी इसमें से एक रेशियो और जो है वो माइनस होना बाकी है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 5% जो है वो सीआरआर होता है। अब सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पैसे में से कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखता है,
ताकि अगर बैंक आगे जाकर दिवालिया हो जाए तो वो अपने आप के पैसे उस रेशियो से कुछ हद तक लौटा सके। इसलिए सीआरआर बनाया जाता है और वो रखा जाता है किसके पास? आरबीआई के पास। अब सपोज दैट हम अजम्पशन कर रहे हैं यहां पर कि 5% इकोनॉमी के अंदर सीआरआर है, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात है। तो अब सीआरआर 5% और एसएलआर 20%, तो दोनों मिलकर कितना हुआ आपके पास? दोनों मिलकर हुआ 25%। तो 25% तो एक बैंक को अपने पास रखना ही रखना है। बाकी आपके 100 रुपए में से बचे 75 रुपए वो किसी और को क्या कर सकता है? लोन दे सकता है। तो अगर वो किसी और को लोन देता है 75 रुपए, तो वो लोन देगा और वो पैसा जो है वो इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर पहुंचेगा। और जैसे ही वो पैसा अर्थव्यवस्था के अंदर पहुंचेगा वो लोगों के पास भी आएगा। तो लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, ज्यादा पैसा होगा तो लोग जो है वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। आप समझ गए होंगे कि लोगों के पास इस थ्रू से कैसे पैसा जो है वो पहुंचता है। अब अगर सपोज दैट मान लीजिए कि यहां पर एसएलआर और सीआरआर दोनों का टोटल जो है वो बढ़ा दिया जाए, दोनों का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए। तो अगर आरबीआई परसेंटेज बढ़ाती है तो सपोज दैट दोनों का टोटल अब 30% आरबीआई अपने पास रख रही है, बाकी बचा हुआ 70% किसी और को लोन दे रही है। तो पहले कितना दे रही थी? पहले दे रही थी आपके पास 75 रुपीज, अब कितना दे रही है? 70 रुपीज। तो पहले से कम पैसा देश में जा रहा है, पहले से कम पैसा इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जा रहा है। तो पहले से कम लोग जो है खर्चा कर पाएंगे किसी भी चीज को खरीदने पर। तो इसका मतलब है कि वो किसी चीज को खरीदने पर पहले ज्यादा पैसे देते थे, अब उससे थोड़ा सा कम देंगे। इसका मतलब है कि वहां पर चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली सस्ती होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब देश में महंगाई होती है, स्फीति, इन्फ्लेशन होता है, तो वहां पर सरकार, या हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो एसएलआर और सीआरआर के रेट को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। बढ़ाने से कम पैसा जाता है, और कम पैसा जाता है तो महंगाई दूर हो जाती है। इसी तरीके से अगर सीआरआर एसएलआर को कम कर दिया जाए, मतलब पहले इसका टोटल 25 आता था, अब इसका टोटल अगर 20 आया जाए, इसको कम कर दिया जाए, तो अब 80 रुपए पहुंचेंगे लोगों के पास लोन देने के लिए। तो 80 रुपए लोगों के पास जैसे ही पहुंचेंगे तो वो किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो जब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती हैं, डिफ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पर एसएलआर और सीआरआर दोनों को कम कर दिया जाएगा और अर्थव्यवस्था में जो चीजें सस्ती थी बहुत ज्यादा, वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी, मतलब उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना बुरा चीजें महंगा होना है, उतना ही बुरा जो है वो चीजें सस्ता होना भी है। क्योंकि जो बेच रहा है उसको भी नुकसान जो है नहीं होना चाहिए, और जो खरीद रहा है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर यहां से समझ में आई होगी, एसएलआर और सीआरआर के टूल को हम किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके पास आता है बैंक रेट, यानी कि आपके पास बैंक दर। तो बैंक रेट के थ्रू भी जो है आरबीआई अपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करती है। कैसे? बैंक रेट का मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो बैंक रेट का सिंपल सा मतलब होता है वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स, यानी कि वाणिज्य बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, उस रेट को आप जो है वो बैंक रेट कहते हैं। अब अगर ये रेट जो है वो बढ़ा दी जाती है, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो आपके बैंक है जहां पर आप पैसा जमा करते हैं, वो आरबीआई से कम पैसा लोन लेंगे। और अगर वो कम पैसा लोन लेंगे तो उनके पास पैसा कम होगा, और उनके पास पैसा कम होने से इकॉनमी में भी पैसा कम जो है हो जाएगा। और इकॉनमी में पैसा जब कम होगा तो वहां पर लोग जो है वो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए अब कम से कम पैसा देने के लिए तैयार होंगे। तो वहां जो महंगाई की स्थिति है, यानी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो चुकी हैं तो आरबीआई बैंक रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे अभी हमारे देश में कर रखा है, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से बैंक रेट्स को बहुत कम किया हुआ है, जिससे बैंक्स जो है वो ज्यादातर लोन ले सकते हैं। और ज्यादा लोन लेने का मतलब है इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा आना, और इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा आने का मतलब है चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा जो है आ जाएगा।
दोस्तों इसमें थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक में आपको कुछ अमाउंट या कोई चीज़ जो है उस अमाउंट से ज़्यादा की गिरवी रखनी पड़ती है। अब आपने सपोज दैट लोन लिया 1 लाख रुपए का, बट आपको गिरवी रखनी पड़ी चीज़ जो है वो 1 लाख या 1.5 लाख रुपए की, उससे ज़्यादा ही रखनी पड़ती है। तो 1.5 लाख रुपए की रखनी पड़ी तो 1 लाख रुपए लोन अमाउंट और 1.5 लाख रुपए जो आपने गिरवी रखा उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। अब ये जो सीमांत आवश्यकता है इसको बढ़ाया और घटाया जाता है। बढ़ाया जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, तो महंगाई की स्थिति में इसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जब लोगों से हमें लोन कम लेवाना है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो जाना चाहिए, तो इस सिचुएशन में हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट को, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देंगे। बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं तो हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादा लोन लें और इकोनॉमी में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं वो ऑटोमेटिकली उनका प्राइस बढ़ सके, क्योंकि प्राइस घटना और प्राइस बढ़ना दोनों ही अपने पास जो है वो खतरनाक सिचुएशंस होती हैं। इसके अंदर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है जो कि है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की प्रक्रियाएं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपके पास आरबीआई और जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्य बैंक हैं, वो आपस में शेयर्स या सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। सपोज दैट हम ये मान के चलते हैं कि आरबीआई जो है मैं हूं और आप कमर्शियल बैंक हैं, यानी कि पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, ये सब हैं, और मैं आरबीआई हूं, केंद्र बैंक हूं। तो अगर आप मुझसे जो है सिक्योरिटी खरीद लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि उसके बदले में आप मुझे पैसा दोगे, तो इसका मतलब मैं सिक्योरिटीज बेच रहा हूं तभी तो आप खरीद रहे हैं, तो उससे मेरे पास पैसा आ रहा है, और जब मेरे पास पैसा आएगा तो आपके पास पैसा कम हो जाएगा, और जब आपके पास पैसा कम होगा तो इकोनॉमी में भी पैसा कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा कम होगा और लोगों के पास भी पैसा कम होगा, और लोगों के पास पैसा कम होगा तो हम लोग जो है वो स्थिति जो महंगी हो चुकी थी वस्तुएं, उन महंगी वस्तुओं पर अब कम से कम पैसा खर्च करने के लिए तैयार होंगे, जिससे ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे खरीदता हूं, इसका मतलब आप सेल करते हैं, मैं आपसे परचेज कर रहा हूं, आरबीआई आपसे परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब है आरबीआई आपको पैसे देगा, तो आरबीआई आपको पैसे देगा, इसका मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, और आपके पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, और आप जब ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएंगे गुड्स के, तो जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी, तो उस स्थिति के अंदर मैं जो है प्राइस को क्या कर दूंगा, मतलब आपसे जो है सिक्योरिटी खरीद लूँगा, जिससे आपके पास पैसा ज़्यादा आए, और पैसे जो है ज़्यादा आने से प्राइसेस क्या हो जाएंगे, उस गुड्स के बढ़ जाएंगे। तो ये था दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से, किन टूल्स, किन उपकरण की सहायता से कंट्रोल करती है आरबीआई। और मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में ये सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जहां पर इसी तरीके के और टॉपिक्स को देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अभी के अभी फैला दो, शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, आप सबके दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। और इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप कमेंट करके अभी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक पर मैं आपको जो है वीडियो बनाकर दूंगा, कंफर्म बात है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जहां पर इसी तरीके के और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको इकोनॉमिक टर्म्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और सरल लैंग्वेज में जो है समझाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।